फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट का एक न्यू टॉपिक, लोकपाल। आखिर ये जो न्यूज़ है काफ़ी टाइम से चली आ रही है और काफ़ी बड़े विवाद के रूप में सामने आ रहा है कि जो लोकपाल बड़ा है या कोर्ट बड़ा है। अब हम बात करते हैं इस पर। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया था। द हिंदू ने भी कवर किया एंड इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले आदेशों पर रोक लगा दी है। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला भी बताया, क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़ में कि जो लोकपाल है वो सुप्रीम कोर्ट के काम में भी काफ़ी ज़्यादा दखलंदाजी कर रहे थे। आदेश पर सदा संज्ञान लेते हुए विशेष पीठ ने केंद्र, लोकपाल रजिस्ट्रार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। और साथ में अब हम बात करते हैं मामला क्या है। लोकपाल अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश AM खानविलकर ने 27 जनवरी को ये आदेश दिया और शिकायत में आरोप था कि एक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ने निचली अदालत के न्यायाधीशों को प्रभावित किया था। आरोपित न्यायाधीश पहले एक निजी कंपनी के वकील थे जिसे बाद में लाभ मिला। और अगर आपको पता है, अगर कोई निचली कोर्ट है तो उसको बुलाने का किस पे राइट होता है? सुप्रीम कोर्ट पे। लोकपाल ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश को लोक सेवक माना और 2013 के लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत आने की दलील की। साथ में अब हम बात करते हैं लोकपाल अधिनियम की धारा 14 का पहला क्लॉज F। इस पर क्या निर्भरता है? इस धारा के अनुसार लोकपाल को उन नियमों या प्राधिकरणों पर अधिकार प्राप्त है जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित है। यानी कि जो संसद जो भी कानून बनाएंगी तो उन नियमों पर, प्राधिकरणों पर उन सारे अधिकार होंगे लोकपाल को, जो उसके लिए संसद ने बनाए हुए हैं। लोकपाल ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट निम्नलिखित ब्रिटिश संसदीय अधिनियमों द्वारा स्थापित किए गए थे: इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता होगा 1935 से संघीय न्यायालय बने हुए थे। एंड इंडियन जो हाई कोर्ट्स एक्ट था उसके माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट था उसको हाई कोर्ट में चेंज किया गया था। देन जो हाई कोर्ट से बाद में 1935 के एक्ट में एक फेडरल कोर्ट की बात की गई थी। इसीलिए लोकपाल ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अपने अधिकार क्षेत्र में माना। सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क है इस पर? जो न्यायिक स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 121 के तहत आपको पता होगा कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो आर्टिकल 50 में आता है। तो इससे क्या हो रहा है कि न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है। मूल संरचना सिद्धांत का जो मेन हिस्सा है, आपको पता होगा जो केशवानंद भारती का केस था उसमें क्या कहा गया था कि सब कुछ संविधान संशोधन हो सकता है, कोई ऐसी विधि बन सकती है, लेकिन तब तक जब तक वो मूलभूत ढांचे में छेड़खानी ना करे। आर्टिकल 50 की बात करते हैं। ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलगाव को अनिवार्य बनाता है ताकि न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप ना हो। क्योंकि अगर आपको पता, अगर कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका में होगा तो फिर जो न्यायिक पुनरावलोकन वाली चीज़ है या फिर जो न्यायिक सक्रियता वाली चीज़ है वो कभी कायम ही नहीं रह पाएगी। कार्यपालिका अपने हिसाब से डिसीजंस लेगी एंड सारे करवाती रहेगी, तो इस तरीके से मनमाना और निरंकुशता वाली चीज़ सामने आ जाएगी। इसीलिए आर्टिकल 50 में ये बात की गई थी कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है उनके बीच में अलगाव भी होना चाहिए। आर्टिकल 121 की बात की जाए तो फिर संसद के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है, सिवाय महाभियोग की स्थिति में। जब मतलब किसी जज पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाएगी तो उस टाइम पे जो संसद है सिर्फ तब इसके बारे में विचार कर सकती है या फिर चर्चा कर सकती है। लेकिन बाकी के जो डिसीजंस दे रहे हैं या फिर कुछ इस टाइप का जो कोर्ट की अपनी कार्रवाई होती है उसमें संसद को बोलने का राइट नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के तहत होती है, आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217 में। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने लोकपाल को इस दलील को खारिज कर दिया कि हाईकोर्ट ब्रिटिश कानून द्वारा बनाए गए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के तहत होती है। आर्टिकल 124 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में होगी। आर्टिकल 217 बात करता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति को ये नियंत्रित करने का भी प्रयास करता है या फिर नियंत्रित करता है। सुप्रीम कोर्ट का तर्क: न्यायिक निगरानी एक आंतरिक प्रक्रिया है
आर्टिकल 124 के 4th क्लोज एंड आर्टिकल 217 के 1st क्लोज के बी में। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक कदाचार को आंतरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही निपटाया जाना चाहिए। साथ में अगर बात करें तो न्यायिक निगरानी के 2 तरीके हैं, इन हाउस प्रक्रिया या महाभियोग प्रक्रिया। 124 के 4th क्लोज एंड 217 के 1st बी न्यायाधीशों को संसदीय महाभियोग के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। जैसे अगर जो वहाँ पे टोटल के 2/3 होंगे या फिर 1/4 होंगे, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, तो इस तरीके से जब बहुमत से पास हो जाएगा तो फिर उसके बाद इनको हटाया जा सकता है विशेष प्रक्रिया के माध्यम से। इसीलिए जो लोकपाल है वो बाहरी जांच इसमें असंवैधानिक मानी जा रही है लोकपाल की। अब हम बात करते हैं आखिर लोकपाल क्या है। एक बहुसदस्यीय निकाय, एक चेयरपर्सन और इसमें 8 सदस्य और होंगे। संस्था का जो चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। 8 अधिकतम सदस्य में आधे न्यायिक सदस्य तथा न्यूनतम 50% सदस्य SC, ST एंड OBC अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल या फिर 70 साल जो भी पहले हो तब तक होगा। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। लोकपाल तथा सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल गठित करने से होता है और पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति 19 मार्च 2019 को की गई थी। साथ ही 8 अन्य सदस्य भी इसके साथ नियुक्त किए गए थे। न्यायमूर्ति घोष ने 2022 में 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद न्यायमूर्ति AM खानविलकर जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मार्च 2024 में दूसरे लोकपाल नियुक्त किए गए थे। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी होगी ये न्यूज़ या फिर ये इन्फॉर्मेशन, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहाँ पे आपको क्लासेस अपडेट एंड PDF मिल जाएंगी। थैंक्स टू वॉचिंग।